हाइबरनेट ये है क्या? ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क है और मैंने बताया था कंप्लीटली डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको अगर डिफाइन करने के लिए अगर बोला जाए कि इंटरव्यू में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं हाइबरनेट को, तो आपको सिंपली बताना है क्या कि इट्स अ फ्रेमवर्क दैट simplifies the development of Java applications to interact with the database। सिंपल सा आपको ये समझ आना है कि हाइबरनेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जस्ट एक फ्रेमवर्क है जो जावा को डेवलप करने के लिए जब भी डेटाबेस से इंटरेक्शंस आप करते हैं उस वक्त आपके कोड को ये बहुत आसान कर देता है। आसान इन द सेंस क्या कि आपने देखा कि आपको कुछ भी चीजें करना हो तो आपको एसक्यूएल का सिंटैक्स आपको यूज नहीं करना पड़ता है, मैनुअली आपको कोडिंग नहीं करता है, इंटरनली हाइबरनेट आपके लिए हर चीज करके आपको दे देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि ये कि सिंप्लीफाई करता है, यानी आपने जो भी हमने सर्वलेट में भी आपको डेटाबेस के चीजों के बारे में बताया था कि सर्वलेट में जेडीबीसी का यूज हमें किस तरीके से करना था, वहां पे भी हम लोग एसक्यूएल क्वेरीफाई करते थे, मैनुअली आपको करना पड़ता था। लेकिन आपने देखा कल का सेशन, आपने लास्ट सेशन जो भी मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे हर चीज जो है ऑटोमेटिकली इंटरनली हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको सिंप्लीफाइज कर रहा है टू डेवलप द जावा एप्स टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा एक पार्ट इसमें आता है क्या कि ये हाइबरनेट क्या है। ओके, अब यहाँ पे एक आता है ORM है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। मतलब यहाँ पे आप जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हो वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम करते हैं डेटा को। ठीक है, इसलिए हाइबरनेट को हम क्या कहते हैं कि ये एक ORM है, और ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप समझिए कि अगर आपने जब भी हम जेडीबीसी यूज कर रहे थे, या हमने जेएसपी देखा है, या हमने सर्वलेट का भी हमने कंसेप्ट देखा था, अगर आपको डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर करना होता था तो एग्जैक्टली आप डेटा लिखा करते थे कि आप वहां पे एसक्यूएल का सिंटैक्स कैसा लिखा करते थे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज, वैल्यूज में आप लोग डायरेक्टली वैल्यू दिया करते थे, या यूजर से इनपुट लेते हैं तो उस वक्त आप वेरिएबल का नाम आप लिखा करते थे। लेकिन मैंने जो लास्ट सेशन में आपको जो बताया है वहां पे हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेव किया होगा, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे करना क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा जावा है। ठीक है, जावा के अंदर आपने एक क्लास क्रिएट किया आपने, ये है जावा का क्लासेस आपने क्रिएट किया है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, और इसी ऑब्जेक्ट को ही आप डायरेक्टली आप दे देते हो किसको? हाइबरनेट को आप दे देते हैं। और वो हाइबरनेट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी है ऑब्जेक्ट हमारे पास जो भी था ये आप देते हो, यहाँ पे एक आपके पास आ जाता है क्या? इसको कहते हैं हम क्या? ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ORM, जो हाइबरनेट है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? ये हाइबरनेट के हेल्प से आप हर चीज कर सकते हो। यानी जावा से आपने सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन था आपने हाइबरनेट को दे दिया, और हाइबरनेट इंटरनली एसक्यूएल का सिंटैक्स वगैरह इंटरनली यूज कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। और ये सभी जो है हमारे पास जो डेटाबेस हमारे पास हुआ करता है, उस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल हमारे पास होता है, उस टेबल के अंदर उस जो भी डेटा आपने दिए हो
वहां पे जाके टेबल में स्टोर कर देता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे जो कुछ भी करते हो ये कंप्लीटली ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपको जस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, हाइबरनेट को आपने बोल दिया कि तुम देखो, तुम इसको ये सब चीजें आप डेटाबेस में स्टोर करो, फेच करो जितने भी डेटाबेस का ऑपरेशन है वो सब काम आपने हाइबरनेट को बोल दिया कि तुम करके दो। हम जस्ट यहाँ पे क्लासेस हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेस्ट काम तुम अपना संभालो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, क्या कि हाइबरनेट की अगर हम बात करें तो इट्स डन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है बाय हाइबरनेट, है ना। हाइबरनेट आपके लिए हर चीज आपको करके दे देता है। यानी एसक्यूएल का सिंटैक्स, अच्छा इसका मतलब ये मत समझो कि आप हाइबरनेट अगर आप यूज कर रहे हो तो आप एसक्यूएल सिंटैक्स आप मैनुअली नहीं लिखते हो, ये तो ओके है। लेकिन इंटरनली हाइबरनेट जो है, इंटरनली बिल्कुल ये सब कुछ यहाँ पे इंटरनली करता है। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, इंटरनली, इंटरनली हाइबरनेट राइट्स, है ना, राइट्स एसक्यूएल क्वेरीज, है ना। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इंटरनली हाइबरनेट का ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि तुम ये सब चीजें करके और फिर डेटा में स्टोर करो। लेकिन हमें एज अ प्रोग्रामर हमें मैनुअली कुछ भी करना नहीं होता है, और इसी को हम कहते हैं हाइबरनेट। आई होप कि समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। यानी मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा कि हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क, और एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जावा एप्लीकेशंस जब आप बनाते हो, जो डेवलप करते हो, तो आपके कोड को ये काफी सिंप्लीफाइज करता है, काफी मिनिमाइज करता है। और कब, किस पर्पस के लिए, जब आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शंस आप करते हैं उस टाइम ये आपके लिए हेल्प करता है। तो इसका दूसरा मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग का मतलब क्या, कि हर चीज ऑब्जेक्ट, यानी आप क्लास क्रिएट किए करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट दे दिया हाइबरनेट को, और हाइबरनेट अपना इंटरनली सब कुछ करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, और हर काम हाइबरनेट आपके लिए करके देता है। इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन रिलेशन मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइबरनेट का कंसेप्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए कि जब हमारे पास जेडीबीसी था, है ना, जेडीबीसी था, तो वहां पे इसमें डिफरेंस क्या है, अभी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको वो चीज करके दिखा दिया, तो आपको समझना बहुत आसान हो रहा है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाए थे, कैसे हमने दे दिया था हाइबरनेट को, और हाइबरनेट स्टोर कर दिया। अगर मैं आपको लास्ट क्लास में अगर ये चीज बताता तो आप उतना इसको ग्रैस्प नहीं कर पाते जितना कि अभी आप कर पा रहे हो, क्योंकि मैं वो चीज आपको करके दिखा चुका हूँ। एम आई राइट? क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि लोग पहले हाइबरनेट का पूरा कहानी बताते हैं, ऐसा ऐसा होगा, उस टाइम आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो, पता नहीं क्या हो रहा है इंटरनली, कैसे होगा, कैसे काम करेगा। लेकिन कल मैंने आपको काफी सिंपल वेज में आपको बताया कि क्या सब चीजें होता है, कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट, और विदाउट एसक्यूएल क्वेरीज लिखे हुए। अब मैं ये चीज जब आपके सामने अब रख रहा हूं तो आपको 100% सारा चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए, तो ये हमारा हाइबरनेट की चीजें हो जाता है, ओके। लेकिन अगर हम जेडीबीसी में करते हैं, है ना, पहले जैसे हम लोग किया करते थे, सर्वलेट में किया था, जेएसपी में किया था, जेडीबीसी में जब हम लोग यूज कर रहे थे, वहां पे क्या होता था, वहां पे ऑब्जेक्ट तो बनता था, लेकिन वहां पे जेडीबीसी का एपीआई यूज करते थे, हम ड्राइवर यूज करते थे, हमें मैनुअली कोड लिखना पड़ता था, एसक्यूएल का सिंटैक्स हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता था, और उसके बाद फिर डेटाबेस में जाके हम डेटा को स्टोर कराया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और प्रोग्रामेटिकली आप अच्छे तरीके से जानते ही हो, ठीक है। अब मैं वापस से कोडिंग पे आऊंगा, और फिर कोडिंग के थ्रू हम लोग समझेंगे, और कुछ और भी हम न्यू एनोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने 2 या 3 एनोटेशंस के बारे में बताया था, लेकिन आज हम और भी ज्यादा एनोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने जो भी कल लास्ट सेशन में क्रिएट किया था उसको मैं छोड़ता हूँ, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट में फिर से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया हाइबरनेट प्रोजेक्ट 2 नाम दे दिया, और नेक्स्ट इसको कीजिए और फिनिश कीजिए, और इसको नो कर दीजिए। चलिए, तो ये हमारे पास बन चुका है। इसमें हमें 2 एडिशनल फाइल ऐड करना था। राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ,
यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी सिलेक्ट रहेगा। ये दोनों फाइल को आप टिक कीजिए और फिनिश कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये हमारे पास में ये हाइवेंट का जार फाइल आ चुका है, ये कनेक्टर भी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक मॉडल क्लास हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमने एक कुछ भी पैकेज का नाम दे दिया और हमने कुछ क्लास का नाम हमने दे दिया। ठीक है, मान लो EMP ही मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरीके से, एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया। और आज हम कुछ ज्यादा फील्ड्स लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजों को आज एक्सप्लेन करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप प्राइवेट में इंटीजर एम्प्लॉय ऐसे रखता हूँ, चलो सिर्फ आईडी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आईडी रखा, कंफ्यूजन ना हो। चलो ठीक है, ऐसे रखता हूँ क्या, EMP_ID। इसके बाद हमने इसमें रख लिया प्राइवेट स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे दे दिया नेम। प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ पे हमने दे दिया F नेम, L नेम, ये 3 हमने वेरिएबल्स रखा। इसके बाद प्राइवेट में मैंने यहाँ पे एक डेट ले लेता हूँ। ठीक है, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मान लो कि, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि कब ज्वाइन किया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, DOG। नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने कुछ मीनिंगफुल दे दिया है कुछ इस तरीके से। इसका हमने डेटा टाइप क्या रखा है, डेट रखा है, जो इनबिल्ट होता है जावा में। जिसको हमें इंपोर्ट करना होगा तो Ctrl+Shift+O करोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि SQL वाला नहीं लेना है, java.util वाला हमें यूज करना है। और यहाँ पे java.util.date इसके लिए मैंने ले लिया है, कुछ इस तरीके से ले लिया। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी मैं ले लेता हूँ क्या, चलो फिलहाल इतना हम रखते हैं। ये हमने 4 फील्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे टेबल का नाम जो भी है चाहिए होगा उसको हम किस तरीके से मैप करेंगे, उसके लिए मैंने क्या बताया था, एंटिटी यूज करने के लिए बताया था। यहाँ पे हमने @ID जो कि प्राइमरी की सेट करेगा, मैंने आपको बताया था जनरेटेड वैल्यू, और इसका ऑटो इंक्रीमेंट होता है। इस सभी को इंपोर्ट करो, Ctrl+Shift+O से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और परसिस्टेंस डॉट एंटिटी वाला पार्ट को आप ले लीजिए और ये सभी एरर यहाँ से हमारे पास निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा एक एनोटेशन हम देखेंगे। और वो एनोटेशन हमें यहाँ पे इस फील्ड के जस्ट ऊपर, यानी जिस जहां पे भी सेट करना हो एनोटेशन, जैसे हमने यहाँ पे @ID सेट किया है, जनरेट वैल्यू सेट किया है, कहाँ पे हमने रखा है, ये जस्ट एम्प्लॉय ID जहाँ उसके जस्ट ऊपर हमने रखा हुआ है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये आप कैसा दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे उसके लिए हम यूज करते हैं @temporal। ठीक है, @temporal, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं क्या, टेम्पोरल डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पोरल डॉट, सॉरी टेम्पोरल टाइप डॉट, और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप डेट सिर्फ दिखाना चाहते हैं, टाइम के साथ सिर्फ टाइम दिखाना चाहते हैं, या आप दोनों दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प अगर आप यूज करते हैं दोनों आएगा। मैं सिर्फ डेट मुझे दिखाना है तो मैं सिर्फ डेट रखूंगा, अगर आपको सिर्फ टाइम दिखाना हो तो सिर्फ टाइम यूज कीजिए। और टाइम, यहाँ पे टाइम स्टैम्प अगर यूज करते हैं तो डेट के साथ साथ टाइम भी आपको दिखाएगा। मैं फिलहाल अभी इसी को रखता हूँ। ठीक है, और ये आपको अभी एरर दिखा रहा है, इसको Ctrl+Shift+O करके इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अभी हमारा सभी एरर खत्म। अभी जो भी वेरिएबल्स है, सबसे पहले इसके लिए हम जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट और ओके कीजिए। ये आपका काम करके आसान कर दिया। ठीक है, चलिए तो अभी इतना काम हो चुका है। हम लोग एक मेन क्लास हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, यानी सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए न्यू पे जाएंगे और एक क्लास ले लिया, और क्लास का नाम हमने दे दिया मेन क्लास। मेन मेथड को टिक कर लिया और फिनिश कर दिया। सिंपली आप ऑब्जेक्ट बनाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास, क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे EO.set एक डिफॉल्ट वैल्यू कुछ हम पास करते हैं। यहाँ पे आईडी देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट हमने किया हुआ है। तो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया AAA, और EO.set लास्ट नेम हमने यहाँ पे दे दिया, ZZZ, और EO.set डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना।
अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगा वो जैसे एंट्री करेगा उसी वक्त बाय डिफॉल्ट जो डेट होगा सिस्टम का डेट लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक न्यू डेट फंक्शंस को कॉल कर दिया है, बाय डिफॉल्ट वो डेट ले लेगा। तो यहाँ पे न्यू डेट के पास अगर एरर आपको दिखाएगा, इसको फिर से आपको इंपोर्ट करना होगा, जो कि जावा डॉट यूटिल को रखना है। गलती से भी एसक्यूएल करेंगे तो काम नहीं होगा, तो हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज को लेना है, ठीक है, क्योंकि हम एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू हमने पास कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ हमें वो कोड लिखना था, ठीक है, जो कोड मैं फिर से यहाँ पे लिखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करूंगा ताकि उस वक्त मैं कुछ और भी चीजें के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। ये कुछ कोड था, मैंने ये जस्ट इसी कोड को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख देता हूँ, जिसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन भी कर चुका था कि क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि ओ आर एम, जावा को हम ओ आर एम कहते हैं ना, तो ORM का मतलब ही होता है क्या कि हम यहाँ पे जो डेटा को सेव कर रहे हैं, मैं किसको सेव कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा हूँ, न कि इंडिविजुअल डेटा को सेव कर रहा हूँ। जैसे आपने सिर्फ ईओ यानी ऑब्जेक्ट को सेव किया, इसके हेल्प से जो भी डेटा था वो सभी हाइबरनेट के पास जाएगा, और हाइबरनेट का काम है कि इंसर्ट वगैरह करे, वो सारा चीज एसक्यूएल क्वेरी वो हैंडल करे, हमें कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो ये काम हमारा डन हो चुका है, लेकिन आपको एक और फाइल ऐड करना होगा, हाइबरनेट cfg.xml फाइल। इसको जस्ट हमें यहाँ पे लास्ट टाइम जो बताया था उसी को मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे एक नया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है कि कैसे ये फाइल बनाते हैं। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे फाइल, और ये प्रोजेक्ट के अंदर जाके जस्ट एसआरसी सेलेक्ट कर दो, आप उसके अंदर नहीं जाना है, और इसका नाम एग्जैक्टली आपको रखना है hibernate.cfg.xml फाइल, और जिसको फिनिश करना है। और जो कोड उधर था ये जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मेरा जो क्लास है उस क्लास को मैप कीजिए। क्लास का मैपिंग हम कैसे करते हैं, पैकेज के नाम के साथ हमारा जो क्लास है एम्प्लॉय नाम का क्लास है। और डेटाबेस का नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ताकि यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था कुछ अलग बनाया था। एक सेकंड, मैं भी आपको ये भी शेयर कर लूं थोड़ा सा, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, मैंने दे दिया हाइबर 2 नाम दे दिया डेटाबेस का, ठीक है। ये डेटाबेस है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जीरो टेबल, मतलब कोई टेबल हमारे पास है नहीं यहाँ पे। तो हमें अभी सिंपली करना क्या है कि अब यहाँ पे जो हमने हाइबर 2 बनाया है, यहाँ पे हाइबर 2 डेटाबेस का नाम दे दिया है हमने, और बाकी सब ओके है। और कल इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी सब किया हुआ था कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है इंटरनली। अब इस प्रोग्राम को आप रन करने के बिल्कुल पोजीशन में हो, और आप जब आप रन करेंगे तो देखते हैं कि क्या सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमेशा रन मेन को करना है, जिसमें हमारे पास मेन मेथड होता है। जावा एप्लीकेशंस एज ए हमने रन किया है, और यहाँ पे आई होप कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मैंने वहाँ पे एसक्यूएल को फॉल्स रखा था, इसलिए एसक्यूएल का स्टेटमेंट नहीं दिखाया, लेकिन इंटरनली एसक्यूएल वगैरह सब काम करता है, इंटरनली हर चीज होता है। जैसा आप मैनुअली पहले टाइप किया करते थे, यहाँ पे भी आप टाइप नहीं करते हो, लेकिन इंटरनली हाइबरनेट का जो फ्रेमवर्क है वो आपके लिए करके देता है। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और इस पेज को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा था, हाइबर 2 में एक आ चुका है एम्प्लॉय करके, और यहाँ पे सारा डिटेल आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज और दिखेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप देख सकते हो कि डेट और साथ साथ टाइम भी आपको दिखा रहा है। जैसे कभी आप किसी को आप पेमेंट करते हो, या कहीं से पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, तो टाइम भी उसमें रहता है कि कितने बजे क्या हुआ है, हर डिटेल आपके पास होता है। तो अगर आप इस तरीके से आप यूज कर देते हो तो एग्जैक्ट टाइम भी आपको दिखाता है, एकदम सेकंड के साथ आपको परफेक्शन के साथ दिखाता है कि कितने बजे कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ या कोई एंट्री हुआ तो कैसे होता है। अभी आप देख सकते हो डेट के साथ साथ एग्जैक्ट टाइम भी आपको दिखा रहा है, और इस तरीके से डेटा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये तो ठीक है, जो हमने क्लास का नाम दिया था वो एज इट इज आ गया। अब नया चीज आप समझिए, पहले इसको भी मैं सही करूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो मैं टाइम अगर नहीं देना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे, तो इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग आए थे टेम्पोरल वाले पे यहाँ पे टेम्पोरल टाइम के बाद ये टाइम स्टैम्प ना यूज करते हुए मैंने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सिर्फ टाइम यूज करते हैं। सिर्फ अगर आपने टाइम यूज किया तो फिर आप फिर से इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाना चाहूंगा, और ओके है। फिर अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी आप यहाँ पे देखेंगे टाइम दिखा रहा है। अभी आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है,
मैंने सिर्फ टाइम सेलेक्ट किया था इसलिए सिर्फ टाइम दिखा रहा है, एक्चुअली हमें डेट करना था, राइट। तो हमें यहाँ पे आपको वो भी चीज अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप टाइम लिखते तो सिर्फ टाइम आ रहा है, लेकिन मुझे दोनों ही चाहिए, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, टाइम स्टैम्प यूज करना है, ठीक है। तो आपको सभी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, टाइम स्टैम्प यूज करेंगे तो दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिखाना है क्या, डेट, तो डॉट डेट आप सिर्फ यूज कीजिए, ठीक है, सभी इसमें कैपिटल में होगा। और डॉट के बाद जैसे आप रखोगे और कंट्रोल स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस आ जाएगा, अगर आपको याद नहीं रहता है कि क्या सेलेक्ट करना है, तो वो भी एक शॉर्टकट कीज होता है। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं फिर से, और सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे आके देखें तो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको सिर्फ जो है डेट आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को आप कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी अभी आपने किया है ये तो ओके है। लेकिन बात करते हैं क्या, कि अभी जो मेरा टेबल था, मैंने यहाँ पे जो क्लास का नाम हमने दिया था उसको मैंने एंटिटी लिखा, तो इसी नाम का आपको एक क्लास इंटरनली जो है एक टेबल आपको डेटाबेस में बन चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे इस नाम का नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरा नाम का एक बनना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, कुछ यहाँ पे और एडिशनल आप यूज आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने और यहाँ पे नीचे ऐसे कर दिया, एंटर लेके, एट द रेट मैं लिखता हूँ क्या, टेबल, और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू, कि अब आप क्या नाम देना चाहते हो। एम्प्लॉय तो है लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, वहां पे जाने के बाद कुछ दूसरा नाम हो जाए, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया क्या, EMP_टेबल, ये नाम का टेबल अंदर में होना चाहिए। अभी आपको ये एरर आपको दिखा रहा है, इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ किया मैंने, यहाँ पे आपको परसिस्टेंस वाला जो पैकेज है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये काम हो गया। अब EMP_टेबल अगर आपने रखा, कब मैंने क्या यूज किया नोटेशन, एट द रेट टेबल। अब इससे क्या होगा, अब आप देखिए, मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ, और अभी आप पहले डेटाबेस का भी आप एक बार आप देख लो कि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉई नाम का एक टेबल है जिसमें ये सब डेटा हमारे पास में ओके है। लेकिन बात करते हैं क्या, कि चलो यहाँ पे रन करके देखें, कि रन एज जावा एप्लीकेशन किया मैंने, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो एम्प्लॉय तो ठीक है, जो था वो था, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको दे दिया कि लो आपने जो बोला था मैंने एक एक्स्ट्रा उस नाम का यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय भी वहां पे है, लेकिन ये पूरा आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक EMP_टेबल करके बना दिया पूरा डिटेल, और आपको यहाँ पे एक दे देता है। ये एक तरीका हो जाता है। दूसरा, कि अगर आप चाहते हो क्या, कि चलो ठीक है, अभी एक ये मैंने आपको टेबल का कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया कि टेबल में कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक ऐसा मैंने क्या किया कि यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे हम लोग एट द रेट एंटिटी लिखा करते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहीं पे मैंने नेम इक्वल्स टू लिख दिया क्या, कुछ अलग नाम देता हूँ, मैंने लिख दिया कि माई टेबल, है ना, ये नाम दे दिया, माई TBL नाम दे दिया, ठीक है, माई TBL दे दिया। अब आते हैं इसे यहाँ पे और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है, रन हो चुका है, सब कुछ ठीक है। और अब यहाँ पे इस पेज को फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप दोनों ही तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं, या तो आप टेबल आप कर लो आप, ठीक है, आप चाहते हो कि अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं उसी वक्त अगर करता तो आपको इसी नाम का टेबल बनता, इस नाम का नहीं बनता। समझ में आ रहा है क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि पब्लिक क्लास एम्प्लॉय लिया था, अगर मैं उसी वक्त अगर ऐसे कर दिया होता तो माई TBL नाम का ही वहां पे टेबल को वो क्रिएट करता, ठीक है। या अगर ये कर देते तो भी उस वक्त उसी तरीके से होता। तो आई होप कि भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में है। अच्छा, ये तो हो गया कि टेबल क्लास का नाम कुछ और रखना चाहते हो, टेबल का नाम आप कुछ और रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, दो अलग अलग तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन बात करते हैं क्या, कि अगर हम टेबल का नाम तो ठीक है, क्या हम कॉलम्स का नाम जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्या। यहाँ पे हमने रखा है F नेम, यहाँ पे रखा है L नेम, यहाँ पे रखा है DOJ। आप कुछ अलग रखना चाहते हो कि जैसे डेटाबेस में जाए तो कुछ अलग नाम वहां पे होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ एनोटेशंस है, और यहाँ पे सब कुछ एनोटेशंस के थ्रू होता है। और आप समझो, देखो कि आपका काम कितना आसान हो रहा है, पूरा ऑटोमेशन हो रहा है, यानी कंप्लीटली ऑटोमेटिक हर चीज हो रहा है, आपको कुछ करना है, आप जस्ट
ऑर्डर देते जा रहा हूँ, ऐसा करो और इमीडिएट हो रहा है, बस 2-3 वर्ड का आपको जस्ट एनोटेशन यूज करना है, सारा काम आपके लिए करके दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉलम में अगर हमें नाम चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलो एम्प्लॉय आईडी को रहने दीजिए, एनोटेशन बहुत यूज कर दिया मैंने, अगर लेकिन इसको भी अगर करना हो तो इसको भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट एफ नेम जो है, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम डेटाबेस में अंदर टेबल में जाके कुछ और होना चाहिए, @ आपको यूज करना है, सी कैपिटल कॉलम है ना, COLUMN और ब्रैकेट में नेम इक्वल्स टू, क्या आप नाम देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं सभी कैपिटल में आए, है ना, first_name ऐसा होके आना चाहिए। इसको इंपोर्ट कर लीजिए, इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट हो गया। अच्छा वैसे ही मैं चाहता हूं क्या कि लास्ट नेम में भी वैसे ही हो, तो उसके ऊपर में भी मैंने यहाँ पे दे दिया सब कैपिटल में last_name, ठीक है। मैं चाहता हूं कि डेट ऑफ बर्थ में भी, एक तो यूज मैंने टेम्पोरल किया हुआ था और मैं और भी चाहता हूं तो यहाँ पे और भी यूज आप कर सकते हो, नेम इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, पूरा इस तरीके से दे दिया और इसको हम लोग सेव करते हैं और आई होप कि सब कुछ ओके होगा। रन करके देखते हैं, रन करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है, यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और अभी हमने क्या नाम दिया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लेकिन वहां पे हमने जो फील्ड्स डिक्लेयर किया था वहां पे अलग किया था, लेकिन यहाँ पे आपको जैसा चाहिए आप उस तरीके से नाम आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यही सब चीज अगर आपको MySQL के थ्रू करना होगा, बहुत लेंदी कोडिंग है, बहुत ढेर सारा कोडिंग करना पड़ता है, यहाँ पे आपका काम आसान कर देता है। इसलिए मैंने बताया था क्या कि हाइबरनेट सिंप्लीफाई करता है, आप जो जावा एप्लीकेशंस बना रहे हो उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, कब, जब आप डेटाबेस के साथ आप कुछ काम करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगा। अब इसमें यहाँ पे इसने वैलिडेशन का भी काम आसान कर दिया, जो मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको वैलिडेशन के बारे में बताया था और वहां पे बताया था कि अगर आप पासवर्ड ले रहे हो तो पासवर्ड इतना ही का होना चाहिए, है ना, तो भी आप वो चीज फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे कैसे करेंगे वो भी बहुत ईजी है, कैसे होगा, बहुत ही मतलब वहां पे कितना कोडिंग किया था हमने, है ना, बहुत लंबा यहाँ पे फॉर्म बनाया था, फॉर्म के अंदर हमने फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन को कॉल किया था, उसके अंदर में ढेर सारा इफ एल्स लिखा था। लेकिन आप यहाँ पे आपको लेंथ जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे लेंथ को हम बहुत आसानी से किया जा सकता है इसको आप समझिए। यहाँ पे करना क्या होगा आपको, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम जो है, कोई किसी को भी मैं एक ले लेता हूँ कि लास्ट नेम जो है उसको मैं चाहता हूँ क्या कि मैक्सिमम जो है 5 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 कैरेक्टर से ज्यादा, जितना भी आपको चाहिए लेंथ कितना आपको देना है उसके अकॉर्डिंगली भी आप सेट कर सकते हो। तो इसी कॉलम के अंदर ही आपको यूज करना है, जैसे मैंने नेम लिख दिया है, लास्ट नेम, ठीक है, इससे पहले या बाद में कॉमा यूज करके आप कर सकते हो। मान लो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा क्या, लेंथ इक्वल्स टू, कितना लेंथ आप देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 10, तो 10 तक के लिए ही दे सकते हो, 10 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, कॉमा से सेपरेट आपको करना है। यानी अब जो लास्ट नेम होगा 10 कैरेक्टर को एक्सीड नहीं करेगा, अगर आप 10 कैरेक्टर को एक्सीड कराएंगे तो आपको यही पे प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे मान लो 10 नहीं रखता हूँ, 5 रखता हूँ, ठीक है, 5 रखता हूँ। और लास्ट नेम अभी जो मैंने यहाँ पे जो डेटा दिया है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स जेड मैंने कर दिया है, ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, NB कुछ है और भी दे दिया, तो ये 5 कैरेक्टर को एक्सीड कर रहा है, यस कर रहा है ना। लेकिन मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि तुम 5 कैरेक्टर तक का ही डेटा लेना। अब इस केस में अगर हमने ऐसा किया है और रन करके देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो, आप ये रन जब आपने किया है तो यहाँ पे आपको एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो आप, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम लास्ट नेम एट रो 1, समझ में आ रहा है, वो लिया ही नहीं, वो बता ही नहीं रहा है, वो टेबल वगैरह सब क्रिएट किया लेकिन बता रहा है कि जो डेटा आप दे रहे हो वो टू लॉन्ग, क्योंकि आपने वहां पे रखा था 5, लेकिन यहाँ पे आप जो लास्ट नेम दे रहे हो वो आप एक्सीड करवा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे 5 है तो 5
एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो आप ये चीज आप यहाँ से फिक्स आप कर सकते हो। ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास 4 है, तो 4 है तो प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। और अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ आपको डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लास्ट नेम भी दिखा रहा है। तो ये चीज क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे एक और हम एनोटेशंस को भी देख लेते हैं। एक और एनोटेशंस क्या है कि अगर मान लीजिए कि अभी जो भी हमने फील्ड्स हमने बनाए हैं, हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, है ना, 4 फील्ड्स हमारे पास है। आप चाहते हो क्या कि आप कुछ फील्ड्स को हाइड करना चाहते हो कि वो हाइड हो जाए, वो दिखाना मुझे नहीं है। सपोज आप करो क्या कि मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे नहीं दिखाना है, जस्ट एम्प्लॉय का आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखाना है, या मुझे चलो लास्ट नेम नहीं दिखाना है, लास्ट नेम को हाइड करना है, किसी भी एक फील्ड को हाइड करना चाहते हो आप। तो जिस फील्ड को हाइड करना चाहते हो, डेटा डिलीट नहीं होगा, जस्ट वो हाइड हो जाएगा, वहां पे डेटाबेस में दिखेगा नहीं आपको। तो मान लो कि मैंने लास्ट नेम को अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ, जस्ट इससे ऊपर हम क्या लिखेंगे, @transient। ठीक है, एनोटेशंस का क्या नाम है, ट्रांसिएंट। कंट्रोल शिफ्ट ओ, परसिस्टेंस को आप ले लीजिए, काम हो चुका है। और अब इसको रन करके देखिए हम लोग कि सब कुछ सही होगा क्या। सब कुछ सही तो लग रहा है। और अब यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखो आप, हमने किसको किया था अभी, ट्रांसिएंट लास्ट नेम को। अब यहाँ पे रिफ्रेश इसको करेंगे, आपको लास्ट नेम यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो कॉलम हाइड हो गया है, डिलीट नहीं हुआ है। वहां से जैसे ट्रांसिएंट हटाओगे वो डेटा यहाँ पे बिल्कुल दिखेगा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये एनोटेशंस जो है, अब आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, और हर एनोटेशंस को आप बेहतर तरीके से सब समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। सिर्फ एंटिटी अगर आप लिखते हो तो उस वक्त मैंने क्या बताया कि वहां पे उसी नाम का जो क्लास है, उसी नाम को अंदर टेबल मैप कर देगा वो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं नाम कुछ अलग रखना चाहता हूँ, देन आप यहाँ पे नेम इक्वल्स टू ये लिख दो, या आप टेबल करके ये लिख दो। आपको जो भी सूट करे आप कर सकते हैं। और टेबल बनाते हो तो आईडी बनाना मतलब प्राइमरी की सेट करना कंपलसरी होता है, इसलिए आप जो भी फील्ड्स यहाँ पे ले रहे हो, इसको मुझे यूनिक आइडेंटिटी देना है तो आप उसके लिए @id यूज करते हो। ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो @जनरेट वैल्यू यूज करते हो। कॉलम्स आप जो भी फील्ड्स बनाते हो, आप चाहते हो फील्ड्स का नाम हम जो यहाँ से दे रहे हैं वो नहीं कुछ अलग हो, तो @कॉलम करके आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो कॉमा देते हुए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लेंथ अगर 5 लिखा तो उसका क्या एडवांटेज होगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ट्रांसिएंट क्या काम करता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। टाइम हम किस तरीके से यूज हम करते हैं, टाइम अगर मुझे दिखाना हो, जैसे डेट दिखाना हो, तो मैंने आपको बताया @टेम्पोरल यूज करेंगे। और टेम्पोरल ब्रैकेट के अंदर आपको देना जरूरी है, टेम्पोरल टाइप डॉट, आपको डेट दिखाना है या टाइम दिखाना है या टाइम स्टैम्प दिखाना है। तो सभी तीनों का मीनिंग मैंने आपको बताया और तीनों रन करके भी आपको दिखा दिया। और आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। राइट, चलिए। तो ये हमारा एक पार्ट हमने यहाँ पे चीज आपको बताया, ठीक है। अगर हम बात करें क्या कि ये ओके है, ठीक है, लेकिन इसी चीज को और मिनिमाइज किया जा सकता है जब आप प्रोजेक्ट अब जब आप क्रिएट करते हैं। उस वक्त प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने आपको बताया, और इस चीज में बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कनेक्टर ऐड करना कंपलसरी होगा, यहाँ पे हाइबरनेट का जार फाइल ऐड करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर ये फाइल नहीं होगा फिर यहाँ पे अभी जितने भी एनोटेशंस मैंने यूज किया है वो सब आप यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, टाइम ऑटोमेटिकली सिस्टम से कनेक्ट है ना, डायरेक्टली जो सिस्टम का डेट रहेगा बाय डिफॉल्ट सिस्टम के डेट से ही वो ले लेता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हाइबरनेट का जो भी जार फाइल्स है या कनेक्टर है, ये मैंने अभी मैनुअली ऐड किया है ना, मैनुअली ऐड किया है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेम प्रोजेक्ट को हम मैवन में कैसे यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन
अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं और खासकर आप एडवांस जावा के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दोनों तरीके से पूछा जाएगा क्या कि अगर आप अभी जो तरीका मैंने आपको बताया ये जेन्युइन है कि आपको एक एक चीज आपने खुद से मैनुअली आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस क्रिएट आपने किया, एक्सएमएल फाइल को ऐड किया, आपने कनेक्टर ऐड किया, आपने हाइवेंट का जार फाइल आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, ये सारा चीज आपने खुद से किया है। मैविन में आपको ये दोनों फाइल ऐड करना ही नहीं पड़ता है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, वो स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है और बहुत इजी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप कर सको, अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग आप करना सीख जाओ कि कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज के बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब हम कैसे यूज करेंगे, कौन से एनोटेशन से क्या होता है, यहाँ पे हर चीज को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, और इतना पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, और फिर उसके बाद हम आगे के सेशन में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। क्लियर होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे।